चलिए इधर ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट स्टार्ट किए थे। हम लोग ने उसके पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए थे। अभी और आगे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करना है हमको, ठीक है। तो देखेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट वन। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अ ब्लॉक ऑफ मास small m moving at a speed v0 compresses a spring of spring constant K as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट, ओके। और यहाँ एक ब्लॉक है ऑफ मास m, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v0 और ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाला है। फाइंड ए द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, find the maximum compression of spring। Second, speed of the block, speed of the block when the spring is compressed to half of मैक्सिमम कंप्रेशन, टू हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। दोनों चीज़ों के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। देखो सिंपल सी बात है, ब्लॉक मोशन में है मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। स्प्रिंग कंप्रेस होगा यानी उसके पास क्या है, होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ को देखते से समझ में आता है कि देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी दो अलग अलग पोजीशंस आएगी। एक जब मोशन में होगा वो तब की, और जब कंप्रेस हो जाएगा तब की। वहीं से दिमाग में घंटी बज जाती है कि भैया यहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है ना। देखो भाई मैं बार बार कहता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, पहले यहाँ था बाद में वहाँ पर था, ऐसे दो पोजीशंस की बात करता है अगर, है ना, तो याद रखना उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होने की 90% गारंटी है कि भैया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस्तेमाल करके आप हो जाएगा। तो अब ऐसा है कि ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कह रहे हैं ब्लॉक पहले मोशन में था, उसकी स्पीड v0 थी, आया स्प्रिंग से टकराया, स्प्रिंग को उसने क्या किया, फिर कंप्रेस किया। तो अब देखो सीन को देखो, आप इमेजिन करो कि जस्ट ब्लॉक जब ये स्प्रिंग को बस टकराने ही वाला था, बस टकराने ही वाला था। मैं आपसे पूछूंगा उस वक्त ब्लॉक की टोटल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो मैं पार्ट ए की बात करता हूँ। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल एनर्जी। तो जल्दी मुझे बताइए, जब ब्लॉक स्प्रिंग से जस्ट टकराने वाला था उसकी स्पीड कितनी थी, v0, मास कितना था, m, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक, पोटेंशियल तो थी, है ना। तो भाई हम वो कहेंगे कि भाई अगर मैं हाइट को यहाँ से ही नाप रहा हूँ सरफेस से, तो भाई वो तो ज़मीन पे सरफेस पे ही है, पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मगर इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ,
स्प्रिंग दबने लगा। जैसे जैसे स्प्रिंग दबने लगेगा ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी, स्पीड कम हुई ना उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी। बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। हो रहा है। और अब ये होगा कि मैक्सिमम जो कंप्रेस हो सकता था वो कंप्रेस हो गया और वहाँ पर वो रुक गया। एक मतलब मोमेंटरली रुकता है वो, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, फिर वापस आता। मगर आप स्लो मोशन में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भाई हमने देखा रुक गया। तो यहाँ पर कंप्रेशन क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी? 0। और पूरी की पूरी वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई होंगी स्प्रिंग में, और वो किसके बराबर हो गई? पोटेंशियल में। तो मैं बोलूँ फाइनली अब आपके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कैंसर, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखूंगा mv0 स्क्वायर अपॉन के, therefore x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाई के इंटू v0, अंडर रूट ऑफ m बाई के इंटू v0। तो ये मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करने का। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से, अगर आप बोलेंगे ब्लॉक m है, मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसकी स्पीड v0 है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला ये है। आया समझ? ठीक। सेकेंड, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या लगता है आप कैसे सॉल्व करेंगे? एनी आइडियाज? आप लोग है काबिल, कर सकते हैं आप, बस आप सोचिए इसके अंदर आप क्या करना चाहिए अपने को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं आएगा। बोलिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? जब कंप्रेशन आधा हो जाएगा तब ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। इमेजिन करो सीनरियो को। देखो पुरानी वाली पोजीशन स्प्रिंग की ये थी, मान लो थोड़ी देर के लिए। मगर अब जो स्प्रिंग की पोजीशन है वो ये है, वो कंप्रेस हो चुका है अपने मैक्सिमम कंप्रेशन से हाफ। ब्लॉक यहां पर आ चुका है। ओके, अब जो कंप्रेशन है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन है, हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। वहां पर आप लिख सकते हैं वेयर x is maximum compression। बोलिए क्या लगता है कैसे करेंगे? भाई आप इस पे से डायरेक्ट शॉर्टकट मारने ही मत सोचो, सीन को पहले से इमेजिन करो, शुरू से इमेजिन करो पूरा। ये आ रहा ब्लॉक, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग से टकराया, स्प्रिंग दबने लगा, है ना? पूरा दब गया क्या? पूरा दबा गया? नहीं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई होगी क्या? बाकी होगी, है ना? तो पहला सीन टकराने से पहले, पहला सीन टकराने से पहले उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा सीन टकराया, स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ, मगर जो कंप्रेस हो सकता था मैक्सिमम उससे आधा ही कंप्रेस हुआ। अब बताओ उसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक भी रहेगी, पोटेंशियल भी एनर्जी भी रहेगी ना। स्प्रिंग दब गया, जैसी स्प्रिंग जरा सा भी दब गया स्प्रिंग, मतलब उसमें क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा क्योंकि ब्लॉक और आगे जा सकता है, उसके पास मोशन अभी भी है।
है ना। तो ये दो सीन को या दो स्टेजेस को या दो स्टेजेस की एनर्जी को तुम कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? तुम दो स्टेजेस की एनर्जी को कंपेयर करेंगे। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, वंस अगेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, यानी हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k x/2 का स्क्वायर, क्योंकि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन से कितना कंप्रेशन हुआ है? आधा, तो इसीलिए x/2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m v स्क्वायर। v बोले तो क्या, जब आधा कंप्रेस हो चुका होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो। चलो भाई मान लिया। अब जरा बताओ x की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ m/k इंटू v0, वो वैल्यू उधर डाल दो, याद रखना उसका स्क्वायर है वहां पे, है ना। तो हाफ ऑफ, तो देखो पूरा हाफ कैंसिल हो रहा है, mv0 का स्क्वायर k/4, ये 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया। x की वैल्यू m/k v0 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सॉरी mv स्क्वायर। ओके, वंस अगेन एज यू कैन सी m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर क्या? k ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको आप इधर लेके जा सकते हैं। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, नॉट इक्वल्स टू, माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए यहाँ पे, थ्राइस v0 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस v0 स्क्वायर अपॉन 4। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू आई, therefore you can write it as v is equals to √3/2 times of v0, √3/2 times of v0। ओके, तो ये है ये फॉर्मूला। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखो है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब ये याद रखना है कि आधा कंप्रेशन हुआ, स्पीड v0 से आ रहा था या v से आ रहा था, मान लो v0 से आ रहा था, आधा कंप्रेशन हुआ तो उसकी स्पीड कितनी होगी? √3/2 टाइम्स ऑफ v0। ओके, ये दोनों आपके असल में शॉर्टकट फॉर्मूलों का डेरिवेशन है। ये डायरेक्ट आपको एक सिचुएशन दी गई उसका है ये, तो ये आने के चांसेस है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टार मार्क करके रखो, कुछ भी मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट के लिए। ऑटो manufacturers study the collision of cars with mounted springs of different spring constant. Full stop. Consider a car of mass 1500 kilograms moving with a speed of 36 km per hour on a smooth road and colliding horizontally with a mounted spring of
कांस्टेंट सेवन पॉइंट 5 into 10 raised to power 3 Newton per meter. Full stop. Find the maximum compression of spring. Find the maximum compression of spring. चलिए, आप चाहे तो उसको शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप बेसिकली जो तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करो, वो भी कर सकते हैं। क्या आएगा आंसर बताओ? क्या क्या दिया हुआ है आपको? मास ऑफ कार 1500 किलोग्राम्स, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वो? 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग हॉरिजॉन्टली विद अ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 into 10 raised to power 3 Newton per meter. So spring constant is 7.5 into 10 raised to power 3 Newton per meter. Okay, उसके पास इनिशियली क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। स्प्रिंग जब पूरा कंप्रेस हो गया तो पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इफ़ यू वॉट, आप क्या कर सकते हैं? हाफ ऑफ mv स्क्वायर को हाफ ऑफ kx स्क्वायर से इक्वेट करो, इसी प्रोसेस को फॉलो करो, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। हो सकता है इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो, है ना, इन केस ये याद नहीं आ रहा तो, अगर याद आ रहा है तो डायरेक्ट यूज करो। x इजिकल्स टू क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ m/k इंटू v0। चलो, मास कितना है? 1500। व्हाट अबाउट द k? इट इज 7.5 इंटू 10 raised to power 3। व्हाट अबाउट द स्पीड? ओ नो, ये हाँ बराबर ना, स्पीड तो 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 2 0 मिलके ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ के भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 0 बचेगा, वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/7.5 इंटू 10 raised to power -1। ये अंडर रूट में है, अभी लिखना मत। 15/7.5 कितना होता है? 2 है ना, 7.5 आधा है ना उसका, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 10 raised to power -1 इंटू 10। जल्दबाजी ना करें अभी। अब देखो, क्योंकि 10 raised to power -1 का स्क्वायर रूट है ना, भारी है, उसको इवन नंबर बनाओ। कैसे इवन नंबर बनाएंगे? उसको -2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 20 इंटू 10 raised to power, या फिर एक काम करने के 10 को घुसा दे अंदर, सबसे अच्छा ये 10 को अंदर घुसा दे। ये क्या बन जाएगा? 100। 100 जाके 10 raised to power -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20। 4 5 यानी 2√5 मीटर्स। यहाँ ही छोड़ दो अभी, 2√5 मीटर्स है ना, 2√5 मीटर्स, क्योंकि 20 4 5 20 है ना, और 4 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के, तो क्या हो जाएगा? 2√5। आई बात समझ में?
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास small m and length capital L, comma, the chain is released when hanging length is L0, full stop. Find the speed with which the chain leaves the table एक चेन है। तो देखो बेटा, इसको तो डायग्राम तो दिया नहीं रहेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए। इसको आप ऐसा इमेजिन करो कि देखो ये कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर एक टेबल है, ओके। और बड़ा होना चाहिए टेबल, मतलब ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए। इना ठीक है। ओके, पूरे चेन की लंबाई, पूरे चेन की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। इनिशियली आप जो सीन देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेन का पार्ट यानी कि L0 नीचे लटक रहा है, तो ऑफ कोर्स टेबल पे कितना पार्ट होगा, L माइनस L0, है ना। अब हुआ ये, मैंने यहाँ पर से उसको रख के छोड़ा और यहाँ से वो थोड़ा सा स्लाइड होना स्टार्ट किया। आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार आप कोई चीज़ ऐसे रख देते, धीरे धीरे थोड़ी सी चेन सरकती है, सरकते सरकते फिर पूरी चेन सरकने लग जाती है, दर 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 करके पूरी स्पीड से चेन नीचे गिरती है। तो भाई आपने बस यहाँ L0 लेंथ पे रखा, आपने छोड़ा, ये चेन का जो वज़न है यहाँ पर वो उसे नीचे खींचेगा, है ना, उसे वो नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से ये बाकी जो टेबल पे सरफेस पे जो चेन है वो भी थोड़ा आगे सरकेगी और स्पीड से दर 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 आगे, बाद में धीरे धीरे से स्पीड बढ़ती है एकदम, तो स्पीड बढ़ते हुए आ जाएगी और आखिरकार वो पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। जो सेकंड सिनारियो होगा, ये तो हो गया ना आप लोगों का। जो सेकंड सिनारियो होगा वो ऐसा होगा, कि जो चेन है पूरी तरह से नीचे गिरने पे तैयार हो गई, मतलब बस गिरने ही वाली है ऑलमोस्ट। अब तो ये पूरी की पूरी चेन हवा में लटकी हुई है ना, द लेंथ एल। तो वो बोल रहा है कि जब पूरी की पूरी चेन इस पे से सरक गई, स्लिप हो गई, तो वो पूछ रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेन की वेलोसिटी क्या होगी। अब कैसे निकालेंगे हम,
देखो सिंपल सी बात है, चेन को मैं पूरी बॉडी मान के चलूँगा। और अगेन मैं यहाँ फिर से लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोले कैसे? सबसे पहले इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप देखेंगे, इनिशियली कौन सी एनर्जी है, कैसी है, वो सब देखेंगे आप। मान लो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट ये है मतलब मैं हाइट को यहाँ से नापने वाला हूँ, टेबल के सरफेस से नापने वाला हूँ। कोई भी हाइट अगर टेबल के सरफेस से ऊपर नापते हैं तो हाइट को पॉजिटिव लिया जाता है, अगर कोई भी हाइट नीचे की तरफ नापते हैं अपन तो वो नेगेटिव ली जाती है। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली इसके पास कौन कौन सी एनर्जी थी? वैसे तो देखो होना तो चाहिए पूरा काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, मगर क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी? नहीं, बस उसने बस मोशन स्टार्ट किया था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी थी तो नहीं बोले, इसने मोशन जस्ट स्टार्ट किया था। तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, इसने अपना मोशन जस्ट स्टार्ट किया था, तो इसी कारण से मैं बोलूँगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। ओके, बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? बोले हाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी। बोले कितनी थी? बोले यार देखो mgh का फॉर्मूला लगेगा, है ना, m बोले तो क्या? मास ऑफ हैंगिंग चेन। एक मैं थोड़ा सा करेक्शन तो नहीं बोल, मैं थोड़ा सा चेंज डाल लेता हूँ, मैं स्मॉल m की जगह यहाँ कैपिटल M ले लेता हूँ, है ना, आप भी काट के कैपिटल M का डालो। तो भाई ऐसा है कि मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास ऑफ द हैंगिंग चेन, सॉरी स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द हैंगिंग चेन। पूरे चेन का मास कितना है? मान लो कैपिटल M। अब शायद मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आपको मालूम होना चाहिए कि अब अगर मैं आपसे पूछूंगा मास ऑफ द हैंगिंग चेन क्या होगा, तो शायद मेरी उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग तो बता पाएंगे। क्या बता सकते हैं आप कि मास ऑफ द हैंगिंग चेन कितना होगा? अगर एक टोटल चेन का मास कैपिटल M है, टोटल चेन का लेंथ कैपिटल L है, हैंगिंग चेन का लेंथ L0 है, तो अब मुझे बताओ मास ऑफ हैंगिंग चेन। हाँ मामा, परफेक्ट, है ना, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द हैंगिंग चेन। ये पिछली बार भी यूज किया है मैंने, ये याद रखो हमेशा। अरे भाई सीधा सीधा लॉजिक है, तुम लॉजिक इस्तेमाल करो ना। मैं बोलूँगा देख मेरे पास एक रस्सी है जो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर लंबी है। कितनी है? 10 मीटर। इसका जो मास है 20 किलो। कितना मास है? 20 किलो। कितना? 20 किलो। कितनी लंबाई? बोलो कितनी लंबाई? कितनी लंबाई? मास कितना है? कितना मास है? 20 किलो। मैंने उसके 3 मीटर का टुकड़ा पकड़ा, बता इस 3 मीटर के टुकड़े का मास कितना होगा? अरे अगर 10 में 20 है तो 3 में कितना? अरे रे रे, इतना पुअर तुम्हारा कैलकुलेशन। अबे ये तो सिर्फ ज़्यादा अपन जो लाइफ में करते वो कैलकुलेशन है। अगर 10, अच्छा ठीक है शायद तुमको रस्सी नहीं समझ में आ गई। मान लो तुम चॉकलेट लेने गए, दुकान पे गए चॉकलेट लेने गए, सामने तुमको बेहतरीन एकदम चॉकलेट नज़र आई, तुमने पूछे भैया कैसे दिए? तो बोले 100 के 300। 100 के 300। तुमने जेब में हाथ डाले, तुम्हारे पास सिर्फ 5 रुपये है ना, तुम्हारे पास सिर्फ कितने हैं? 5 रुपये। अब मुझे बताओ तुमको कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? अल्लाह तो बात। अरे तुमको ये भी नहीं मालूम क्या? अरे 15 चॉकलेट मिलेंगे ना तुमको। भाई जो ऐसा यूं देख रहे ना, लाइफ चेंज करो। आप गलत फील्ड में आ गए, आर्ट्स में चले जाओ। ये बेसिक कैलकुलेशन है यार, अपन जो दुकान पे करते वो भी नहीं जम रहा। अरे अगर 100 में 300 है तो 100 में 300 है तो 1 रुपये में 3 मिल रहे होंगे ना, तो 5 में कितने मिलेंगे? अरे क्या ले रहा है तुम लोग का। अब भाई देख तुम लोग फिर से सिंपल, मैंने अभी क्या करा, 100 में 300 है तो 1 में कितना? 3 है ना। मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 है ना। अब वही तो खेल यहाँ खेल रहे मास के साथ। अगर 10 मीटर लंबा वायर है लेंथ, है ना, मास कितना है? 20 किलो का। मास कितना है? 20 किलो का। मैंने बोला 3 मीटर लंबे वायर का मास कितना होगा? 6 किलो। अरे अगर 10 में 20 है तो 1 में कितना होगा? 2 है ना। फिर उसको आप क्या करेंगे, आपके पास जो लंबाई है 3 मीटर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। अरे वही गेम तो यहीं खेलना है अपने को कि भाई आपको बोला जाता है इस टुकड़े में कितना मास है, तो आप क्या करेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय L0 हैंगिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय L0 बाय 2, सॉरी माइनस L0 बाय 2 माइनस L0 बाय 2।
बोलो भाई, माइनस साइन तो समझ में आया कि नीचे हाइट नाप रहे हैं, सर ने लगता गलती कर दी है, यहाँ पर L0 बोलना चाहिए था, L0/2। ऐसा क्या मैंने गलती किया? अरे नहीं, मैं कर सकता, मैं गलती इंसान हूँ, बट इस बार मैंने गलती नहीं किया। क्यों, कोई बताएगा क्यों? सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, पार्टिकल थोड़ी है वो, पूरी चेन है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे। अगर पूरी चेन लटकी हुई L0 है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा? L0/2, तो माइनस L0/2। कुल मिला के कैलकुलेशन कितना हुआ बताओ? -mg L0 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L, इक्वेशन नंबर 1। -mg L0 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L, इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? क्लियर? ओके। अब आते हैं बाकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हुआ भाई, चेन जो है धर 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 घसरते हुए चली गई। हाँ, जो चेन जो है पूरा धर 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 घसरते हुए चली गई। आखिरी हिस्सा, बस देख आखिरी हिस्सा चेन का टुकड़ा, आखिरी जो लूप था चेन, वो भी नीचे गिर रहा है, है ना। अब सवाल उठा कि भैया अब बताओ सीन क्या होगा। अब मैं बोलूँगा देखो इस चेन का, अब तो पूरी की पूरी चेन हवा में है ना, तो अब मैं बोलूँगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ टोटल मास ऑफ चेन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो भैया देखो काइनेटिक एनर्जी तो पूरा आ जाएगा, हाफ ऑफ कैपिटल M V का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? mg, देखो टोटल मास है ना, मास पर यूनिट लेंथ करने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरी चेन आ गई ना, तो mg h बोलते हो यहाँ से हाइट नापने का। बताओ h क्या आएगा? -L/2। अब भी थोड़ी देर पहले बोला -L/2, है ना। तो फिर अब क्या हुआ, ये हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस mgl अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो भाई, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा? -mg L0 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर माइनस mg L/2। सबसे पहला काम क्या होगा? 1/2 कैंसिल हो जाता, m भी कैंसिल हो जाता, बचता क्या यहाँ पर फिर? -g L0 स्क्वायर अपॉन L v स्क्वायर माइनस GL। इसको उधर लेके जा, क्योंकि अपने को v चाहिए ना, तो GL माइनस जी L0 स्क्वायर अपॉन L। फिर उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, GL स्क्वायर माइनस जी L0 का स्क्वायर अपॉन L, g को कॉमन निकालो, L स्क्वायर माइनस L0 का स्क्वायर अपॉन L, ये अंडर रूट में आ गया आंसर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। अगर इतनी चेन लटकी हुई है, टोटल चेन की लेंथ इतनी है, तो वेलोसिटी कितने नीचे, वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। याद रखो, ये फॉर्मूले को स्टार मार्क करके रखो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट वो है शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ये, नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुमको ऐसा। चलो नेक्स्ट, स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट, in the arrangement shown in figure, string is light and inextensible.
string is light and inextensible, and friction is absent everywhere. Full stop. Find the speed of both the block both the blocks, comma, after the block capital A has ascended a height of 1 meter, full stop, given that MA equals to 1 kilogram and MB equals to 2 kilograms. Take small g equals to 10 meter per second square. ये डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ आपको आएगा. तो आपने क्या करे, एक अरेंजमेंट इस तरह से नज़र आ रहा है. लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का आपने इस्तेमाल किया है और फ्रिक्शन इज़ एब्सेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. आपको दोनों ब्लॉक का स्पीड कैलकुलेट करना है और दोनों ब्लॉक का स्पीड कितना दिया हुआ है, सॉरी निकालना है. और दोनों ब्लॉक्स जो है डिस्प्लेसमेंट उनका जो है 1 मीटर हुआ है. ब्लॉक ए 1 मीटर ऊपर गया होगा तो ब्लॉक बी 1 मीटर नीचे गया होगा. तो गिवन दैट वो कह रहा है भाई पता लगाओ क्या वेलोसिटी मास ए एम ए 1 किलोग्राम एंड M2 इज़ 2 किलोग्राम. तो देखो ये स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट्स है. नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस दे वेरी रेयर. ओके, जेई वालों को मेरा सबसे पहले सवाल है किस तरह से करना चाहिए इसको, है ना. मान लो यहाँ से रख के छोड़ा आपने, एक लेवल पर रख के छोड़े, इमेजिन करो सीन क्या हुआ, ये नीचे गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होंगी, कम हो रही होगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, है ना. तो ब्लॉक ए को नीचे कौन जा रहा, ब्लॉक बी. तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो मैं बोलूँगा ये कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी रिजल्ट्स इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए. मगर सिर्फ इसने पोटेंशियल एनर्जी नहीं गेन किया, दोनों ने काइनेटिक एनर्जी भी गेन की. बोले कैसे, अरे भाई तुम सोचो ना, ये सीन ये ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा, तुमको नहीं लगता ये मोशन थोड़ा एक्सेलरेटेड रहता, स्पीड यहाँ पर बढ़ते चले जाती, धर 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 स्पीड बढ़ती यहाँ पर. मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है
इससे इसका पोटेंशियल एनर्जी का फायदा हो रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और दूसरी बात, दोनों के दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहे हैं। बात समझे क्या, नहीं समझे? फिर से देखो, तुम सीन समझो, तुमने रख के छोड़े, क्या हुआ, ऐसा ऊपर, ये ऊपर गया बी ब्लॉक, नहीं ए ब्लॉक ऊपर गया और बी ब्लॉक नीचे आया। किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लॉस मतलब किसका हुआ, बी ब्लॉक का। किसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, ठीक है। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी दोनों ने गेन की, अरे दोनों की स्पीड बढ़ी ना, इसके नीचे जाने की स्पीड बढ़ी, उसके ऊपर आने की स्पीड बढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों ने गेन की। तो मैं यहां कह सकता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी is equals to gain in potential energy of A plus gain in kinetic energy of A plus gain in kinetic energy of B। समझे क्या बेटा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B is equals to gain in potential energy of A plus gain in kinetic energy of A plus gain in kinetic energy of B। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B तो बोलेंगे अब ये आएगा m a इंटू जी एच, और ये कितना आएगा m b इंटू जी एच प्लस हाफ ऑफ m a v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m b v का स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा। अब तुम्हारे पास h की वैल्यू है, दोनों की 1 मीटर है, दोनों का मास है, अब दोनों की स्पीड चाहिए आपको, है ना। चलो करो कैलकुलेट, बताओ कितना आ रहा मुझे। सॉरी बेटा, करो कैलकुलेट, बताओ कितना रहा दोनों। सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। अब्दुल्ला आया, फास्ट कर। आया आंसर? चलिए आप ये आंसर निकालिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ उधर। The bob
of a pendulum is released from horizontal position capital A as shown. First stop. If the length of pendulum is 1.5 meters, comma, what is the speed with which अंडर रूट ऑफ माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस में आ रहा क्या आंसर? हाउ इज दैट पॉसिबल? एम ए कितना है? 1. एम ए इज 1 है ना, 1 किलोग्राम, और जी इज 10, तो 10 ये 10H हो जाएगा, तो ये 20H, या 10 मीटर ये 20 मीटर। हाँ गड़बड़ कहाँ हुआ? अरे हाँ, ये माइनस साइन डालना चाहिए था। नीचे कौन गया? ये गया, नहीं यहाँ माइनस साइन डाल दो, नहीं गेन इन, अरे यार मैंने ये गड़बड़ कर दिया। देख, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ये एम बी होना चाहिए था और ये एम ए होना चाहिए था, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, है ना। एम बी इधर होना था, एम ए इधर होना था। अब करो अंडर रूट ऑफ, द करेक्ट आंसर इज आपका यहाँ पर आना चाहिए 2.58 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर। 2.58 कितना? अंडर रूट ऑफ 2/3। नहीं बेटा, वो तो बहुत कम हो जाएगा। 5 रूट 2/3 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो वो 5 से कम हो जाएगा। देखो कितना हो रहा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.866, the speed with which the bob arrives the lowermost point capital B, comma, given that it dissipates 5% of its अरे बेटा बातें मत करो रे, तुम्हारी औकात नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हाँ, इस पे फोकस करो। सुने नहीं कि क्या बोला था जुनैद ने? अच्छा हाँ, तुम्हारे को नहीं बोला था ना, एक एक बीच बीच का जो गैप रहता, वो 15 मिनट का गैप जो रहता उसको भी यूटिलाइज करो रिवीजन के लिए। इसके लिए तुम्हारे तो जो क्लास चल रही उसी में बातें चल रही, फिर काय का ढंग का तुम्हारा होगा कुछ सिलेक्शन। देखो तो यहाँ डायग्राम दिया रहेगा ऑलरेडी। ये पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, दिस इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यहाँ से आप इसको छोड़ रहे हैं और फिर वो यहाँ पर आ रहा है। तो भाई आपसे पूछा गया भाई अगर यहाँ से आने में उसने 5% एनर्जी का लॉस कर दिया, अगर 5% का लॉस कर दिया तो बचा कितना? 95%। या मतलब पॉइंट ई बी पे, पोजीशन बी पे जो टोटल एनर्जी है वो पोजीशन ई की 95% है। बात समझे कि नहीं समझे? 5% का लॉस हुआ ना, तो जब नीचे आते वक्त 5% का लॉस हुआ तो टोटल एनर्जी में से कितना बचा होगा? 95%। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ
टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू 95% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए। पूरी की पूरी एनर्जी आई कि वापस नहीं, उसमें लॉस हो गया। तो टोटल एनर्जी एट बी, देखो भाई आप हाइट को यहाँ से नापने वाले हो, तो भाई जब वो बी पोजीशन पे पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो रहेगी, उसके पास सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ ऑफ mv², 95/100। ए पोजीशन पे उसके पास क्या थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh, m और m। ओके, तो v² इज इक्वल टू 95/100 है ना, इंटू 2gh। फिर आगे आप सब कैलकुलेशन करिए। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 95, h कितना बोला हुआ है, 1.5 इंटू 3/10। बोले ये कैसे हो गया भैया, ये g की वैल्यू डालेंगे 10 और ये 100 क्या बचेगा, 10, और फिर उसके बाद ये h की वैल्यू डालेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज ये। करो कैलकुलेशन कितना आ रहा बताओ। Machine which is 75% efficient uses of energy in lifting 1 kilogram block through a certain height. Full stop. The mass is allowed to fall through the same height. Full stop. Find the velocity at the end of its fall. कितना है बेटा उसका आंसर, 5.3, करेक्ट। इसकी स्पीड आना चाहिए आपके पास 5.3 मीटर पर सेकेंड। द कैलकुलेशन विल गिव यू 5.3 मीटर पर सेकेंड। नहीं आई, 9.5 को 95 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा, 28.5, 10 से डिवाइड करो, नहीं रे 285 के आसपास को 28 कैसे आएगा, 95 को 3 से करे तो मल्टीप्लाई करो, 95 को 3 से 285 और डिवाइड बाय 10 यानी 28.5, अंडर रूट ऑफ 28.5, 5 पॉइंट समथिंग। अरे 5 5 25, अगला वाला 6 तो 36 पे जाता ना सीधा, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाता है, डायरेक्ट 36। तो ये नंबर जो भी आएगा भाई अब 5 और 6 के बीच में आएगा, 5.3 है ना, क्योंकि तुमको भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करना नहीं है, वहाँ दिमाग लगाना है। तुम्हारे पास 5.3 ऑप्शन में दिया रहेगा मान लो, है ना, तुमको थोड़ी मान परफेक्ट स्क्वायर लेना, तुम दिमाग लगाओ ना कि भाई अगर मेरे पास 258 है, 25 पॉइंट सॉरी क्या बोले आपने, 28.5 है,
उसका स्क्वायर रूट लूँगा मैं तो कहाँ आएगा, आसपास 5 के आसपास आएगा, 5 से थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि आप 6 बोले तो 6 का तो डायरेक्ट 36 होता, तो ये 5 का स्क्वायर के थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो थोड़ा 5 के ऊपर है? 5.3। ये देखो, ये कमाल है। अ मशीन विच इज 75% एफिशिएंट। एफिशिएंसी मतलब क्या होता? आप जो इतना इनपुट दे रहे उसका वो कितना इस्तेमाल कर रही। जैसे इंजन, आप पेट्रोल डालते हैं, मान लो कोई भी एक मशीन है पेट्रोल पे काम करती है, आपने पेट्रोल डाला, मशीन क्या करेगी? उस पेट्रोल को जलाएगी, उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगी कुछ ना कुछ काम करने में। अब यहाँ मशीन क्या करिए, कौन सा काम करिए? वो ब्लॉक्स को ऊपर एक लेकर जा रही है हाइट एज पर, मतलब क्रेन जैसा कुछ है, उसको ऊपर लेके जा रही है हाइट एज पे। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है आप जितनी एनर्जी देते हो पूरा 100% उसका इस्तेमाल कर रही हो, 100% इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कोई भी दुनिया में मशीन नहीं है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी का लॉस होता ही है। जैसे तुम कोई भी मशीन काम करती, तुम उसके आसपास गर्माहट फील करते। इवन तुम बाइक चलाते, चलो बाइक चलाते, तुम पेट्रोल डाल रहे हैं, मान ले इस पेट्रोल से जो एनर्जी बनने वाली है पूरी, जब स्पार्क प्लग उसको आग लगाएगा, उसमें से जब जलेगा तो जब उसके अंदर हीट निकलेगी, तो अगर मान लो इस हीट को, पूरी हीट को, 1 लीटर वाली हीट को, अगर आप पूरा 1 लीटर वाले पेट्रोल को अगर पूरा वर्क में कन्वर्ट कर पाए, है ना, तो शायद आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल ले, शायद आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल ले। मगर ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप इंजन को हाथ लगा के देखेंगे ज़ोरदार गर्म हो जा रहा है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोले ये एनर्जी आई कहाँ से? वो पेट्रोल जला ना, वो हीट के फॉर्म में आसपास एनवायरनमेंट में चले गई, है कि नहीं? तो मतलब तुम बताओ पूरी की पूरी एनर्जी इस्तेमाल हुई क्या? नहीं, गाड़ी आगे भगाने में सिर्फ ज़रा सी एनर्जी इस्तेमाल हुई। आपका जो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन है, ये 40, 50, 60% एफिशिएंट होता है, बस ज़्यादा नहीं, इतना सारा वेस्ट कर डालता हूँ। तो अब ऐसा है कि देखो वो एक मशीन है, वो 75% एफिशिएंट है। तुम जो एनर्जी दोगे उसे, उसका काम करने के लिए सिर्फ वो कितना इस्तेमाल करेगा? 75%। काम करने के लिए 75% का इस्तेमाल करेगा। मैंने कितनी एनर्जी दिया उसको? 12 जूल। उसमें वर्क के लिए कितना यूज होगा? 75%। बताओ 12 का 75% क्या होता? निकालो। 9। गुड। तो 12 का 75% 9 जूल होता। मतलब सिर्फ 9 जूल का इस्तेमाल करेगा वो वर्क करने के लिए। और वर्क क्या है? ऊपर लेके जाना। मतलब वर्क जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है कि नहीं? तो वो जो 9 जूल की एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 9 जूल। फिर आप छोड़ देंगे उसको तो वो नीचे गिरेगा। वही पोटेंशियल एनर्जी जो 9 जूल की है नीचे 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 गिरेगी और धड़ करके ज़मीन पर टकराएगी। और जब ज़मीन पर टकराएगा तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो चुका होगा? पूरा काइनेटिक एनर्जी में। तो वही 9 जूल जो है वो काय में बन गया होगा? काइनेटिक एनर्जी में। आप थोड़ा उसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ये तो बहुत ओरली इतना सारा हो गया दिमाग में बैठ नहीं रहा हो। तो देखो क्या करेंगे अपन, ठीक है? एनर्जी सप्लाइड टू इंजन इज हाउ मच? 12 जूल। इंजन को कितनी एनर्जी सप्लाई की आपने? 12 जूल। एनर्जी यूज्ड बाय इंजन टू परफॉर्म वर्क, तो वो है कितनी? 12 जूल का 75%, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 75/100, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी कि 9 जूल। ठीक है? तो वर्क डन के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है? 9 जूल। अच्छा, ये वर्क से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। ये वर्क से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है? जो कि कितनी है? 9 जूल। ओके, अब होगा क्या जब आप उसको ऊपर से छोड़ देंगे? ये जब आप उसको ऊपर से छोड़ देंगे, यही पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन पे जाने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? 9 जूल। ओके, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर नीचे आने पे? हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू 9 जूल। बताओ m की वैल्यू क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 किलोग्राम।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, है ना। m तो 1 है ना, ये 2 को उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट ले लो, √2 1.414 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो पता नहीं कितना होगा, देख लेना है, मीटर पर सेकेंड, इतना भी काफ़ी हो जाता है, 3√2 मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट वन अगेन स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट्स, ऐसे ये सबको बोल सकता हूँ मैं कॉमन, नॉट ओनली फॉर जेई, इतना भी हार्ड नहीं है। Don't behave like losers. In the arrangement shown in figure, MA equals to 1 kilogram, comma MB equals to 4 kilogram. String is light and inextensible. स्ट्रिंग हल्का है और एक्सटेंड नहीं होगा। While pulley is smooth. पुली जो है स्मूथ है। फुल स्टॉप। कोएफिशिएंट of friction between block capital A and the table is mu equals to 0.2. Full stop. Find the speed of both the blocks capital B, both the blocks, comma, when capital B has descended a height 1 मीटर। तो अच्छा डायग्राम रहेगा आपका। देखो ये टेबल है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है ए, ये पुली, तो देखो बेटा यहां पे इस तरह से आपने इसको रख के छोड़ा है। ये ब्लॉक ए आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक बी नीचे गिरेगा, और ये सरफेस जो है ना, ये रफ सरफेस है। तो वो बोल रहा है कि भाई पता लगाओ कि यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन द ब्लॉक बी हैज डिसेंडेड 1 मीटर। मतलब भैया जब ये नीचे h इज इक्वल्स टू 1 मीटर जा चुका होगा तो दोनों की स्पीड क्या होगी वो पता लगाओ। बोलो भाई क्या रहेगा, क्या हुआ? इस ब्लॉक बी ने क्या लूज किया? पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों ने क्या गेन किए? काइनेटिक एनर्जी। मगर यहाँ याद रखना एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ याद आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के? मतलब अपन ने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन, वर्क डन
बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, प्लस डेल्टा के, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये नीचे गया है तो भाई टेबल के यहाँ से हाइट नाप रहे ना आप, है ना, तो यहाँ से वो नीचे आ रहा ना, तो भैया ये हो जाएगा माइनस mb gh, मगर काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की गेन हुई, तो हाफ ऑफ m a v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m b v का स्क्वायर। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई थिंक सो आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। माइनस म्यू ए, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा एम जी के बराबर x माइनस एम बी जी एच प्लस हाफ ऑफ एम ए, है ना। मैं एक काम करता हूँ एम ए प्लस एम बी और वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ों की वैल्यू है कि नहीं है आपके पास। देखो जितना ये नीचे जाएगा तुमको नहीं लगता ये उतना ही आगे आएगा, यानी कि x और h दोनों की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। ओके है मेरे पास x और h, g तो कांस्टेंट है, मास ma है, म्यू ए है, mb है, g है, h है, हाफ ma प्लस mb है, बस v स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। v इज इक्वल्स टू यहाँ जो आने वाला है इट विल बी 3.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हुआ पूरा। ओके